हेलो, मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूँ आकाश ऑनलाइन क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पीछे देख चुके हैं कि गोलीय दर्पण, इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, उसके कितने प्रमुख बातें के बारे में बताएं, उसके नियम के बारे में बताएं और उसके बाद हम एक समतल दर्पण के बारे में बताएं। जैसा कि आपको हम बताएं कि इसमें दर्पण भी पढ़ना है। दर्पण दो प्रकार के पढ़ना है, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो आज हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर का टॉपिक है। इससे भी हर एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव में। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और हम तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिए हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को इंग्लिश में हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर कहते हैं गोलीय दर्पण को, हम लोग इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसका जो परिभाषा, आखिर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जो गोला हो उसे हम गोलीय दर्पण, जो गोल दर्पण हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण यानी कि आपको एक नया चीज़ यहाँ पे सुनने में, परावर्तक सतह। इससे भी पहले हम बता दिए थे कि समतल दर्पण में परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश, जो वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दे। जैसे हम यहाँ पे लिख चुके हैं परावर्तक सतह के बारे में, वैसा सतह जिसे प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर दे, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। आइए परावर्तक सतह के बारे में एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। परावर्तक सतह देखिए, एक ये मान लीजिए एक समतल दर्पण है। इस साइड इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड, आपको हम पहले बताए थे, किसी भी कांच के पीछे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट चढ़ा देते तो वो दर्पण बन जाता है। अर्थात कांच को हम दर्पण नहीं कहते हैं। कांच से प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है, दर्पण से एक साइड निर्जित कर देते हैं। दर्पण को एक साइड मतलब रंग पेंट कर देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से, तो ये दर्पण बन जाता है। ए और बी में ए जो हो गया सिल्वर ब्रोमाइड से भरा हुआ, ये जो हुआ परावर्तक से, देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम से लौट जा रही है, तो ये प्रकाश के परिवर्तन पर आधारित है। हाँ, हम आपको फिर से हम बता दें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और यहाँ भी प्रकाश के परिवर्तन के कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले बना, जो ये बहुत लेंदी हो जाता है, NCERT का नाम है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, जिसका परावर्तक सतह यानी कि गोलीय हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इसी को कहते हैं गोलीय परावर्तक सतह। ये हो गया, देखिए इधर हो गया, ये हुआ परावर्तक सतह। यहाँ पे यही बताना चाहते हैं, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवतल दर्पण, उसको इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और दूसरा जो हो गया उत्तल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में अवतल दर्पण को कॉन्क्यू मिरर कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग अवतल दर्पण को कॉन्क्यू मिरर कहते हैं, और इसको उत्तल दर्पण को इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आपको समझ में आया? अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग कॉन्क्यू मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आइए गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ पदों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे एक हम गोले लिए, आपको पहले बताया था, जिसका परावर्तक सतह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका परावर्तक सतह गोला है। हमने यहाँ पे एक गोला ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हम एक
एक यहाँ, उसके बाद यहाँ से एक भाग को रंजित कर दिया, इधर के साइड को हम रंजित मतलब पेंट कर दिया। इधर के बाद एक गोलीय दर्पण मतलब कांच को गोला करके उसके बाद एक साइड को हम रंजित कर दिए, यानी कि दूसरे दर्पण बनाए। इसको देखिए, इसको कर दिए, इसको हम एक गोला लेके उसके बाद हम एक लाइन खींचे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं गोलीय दर्पण, ये जो हो गया इधर, इसको ऐसे कर दिए हैं, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ये देखिए, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव यहाँ हो गया, एक ध्रुव यहाँ होता है, जिसको हम इंग्लिश में पोल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वक्ता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से हम दर्शाते हैं। और इस साइड देखिए, इसको अंदर से जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम कहते हैं। देखिए, इसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसे हम उत्तल दर्पण। हालांकि हम इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में भी समझने वाले हैं। यहाँ के कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जो गोलीय दर्पण ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर खींचे गए हैं, ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर खींचे हुए लाइन हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो आपको ये सारी बात आपको अभी बस कॉपी में लिखना है, इसको हम बारी बारी से हम समझा देंगे और लिखवा देंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे में हम भी लिख के आए हैं। और आप बस इतना याद रखिएगा, इसमें गोलीय दर्पण एक प्रवर्तक सतह होता है, वक्ता त्रिज्या होता है, वक्ता केंद्र होता है, ध्रुव होता है और उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष होता है। इतना ही आप बात याद। और हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी आपको अभी यही याद रखना, हम इसके बारे में जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वो सारी बात हम आपको अभी लिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम ध्रुव के बारे में बात करेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के जिस बिंदु पर, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु पर, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण को मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण मध्य बिंदु को आप इसको अगर काट दें, ये भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। आपको बताएं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक मध्य बिंदु है ना, इसके बीच क्या है, ये मध्य बिंदु है, इसको हम ध्रुव कहते हैं, यानी कि हम इसको पी से दर्शाते हैं, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आप लोग इसे हम पोल कहते हैं। आप बोलिएगा अवतल दर्पण में नहीं होगा पोल, तो जरूर वहाँ भी होगा पोल। आप चलिए इसको हम ढक रहे हैं, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होगा उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के बीच यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पोल है, यानी कि पोल है, तो उसके ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसे देखिए ये हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसके बीच हम लोग पोल देख लेते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, यानी कि ध्रुव हो गया। मध्य बिंदु बोले उसका पोल हो गया। और यहाँ पे आप देखिए, इसको हम अति कहते हैं, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। ध्रुव की देखिए, प्रधान अक्ष के बारे में यहाँ पे लिखा है, दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर जाने वाले, दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को ध्रुव कहते हैं, मतलब वो प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि गोलीय दर्पण यानी कि संपूर्ण गोलीय दर्पण में दो ध्रुव होते हैं, यानी कि संपूर्ण गोलीय दर्पण में दो ध्रुव, एक यहाँ एक वहाँ, एक अवतल वाला एक उत्तल वाला। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव उसे कहते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं तथा इसे पी से दर्शाते हैं, तथा इसे हम पी से दर्शाते हैं। तो आज चलिए आपको ये समझना है। अब हम दूसरा वक्ता केंद्र होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। वक्ता केंद्र को हम इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो उस दर्पण को, तो
गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है तो उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है उस गोले को उस दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को, माने कि ये गोला हो गया, ये हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र। मतलब देखिए, आपको कोई भी गोला खींचना हो तो उसमें एक केंद्र, जैसे आप लोग प्रकाश से खींचते हैं तो ऐसे करके हम गोला खींचते हैं, ऐसे वाला, ऐसे एक को सेंटर में रख के ऐसे आप लोग खींचते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे केंद्र, मतलब गोलीय दर्पण किसी गोला को खींचने के लिए हर एक गोला में एक केंद्र होता ही है, अर्थात बिना केंद्र के हम गोला नहीं खींच सकते, सर्कल नहीं खींच सकते, बिना सेंटर के हम लोग सर्कल नहीं खींच सकते हैं। यहाँ पे वही है, गोलीय दर्पण, गोलीय केंद्र किसे, गोलीय वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं, तथा कहते हैं इसे कैपिटल सी से दर्शाया जाता है, इसे कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए, इसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं, ऐसे समझते हैं, इसको हम कह देते हैं वक्ता केंद्र। यहाँ पर आप समझिए, इसे हम कह देते हैं वक्ता केंद्र। होप कि आप ये दोनों को ध्रुव और वक्ता केंद्र के बारे में समझ। अब आज चलिए आप वक्ता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्ता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। तो उस गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उस गोले के त्रिज्या को हम दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं, तथा इसे कैपिटल आर से दर्शाया जाता है, तथा इसे हम कैपिटल आर से दर्शाया जाते हैं। उसे हम इंग्लिश में हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वो अब चलिए वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्ता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उस गोले के त्रिज्या को हम उस दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। उस दर्पण का हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वो एकदम सिंपल है, यहाँ भी वही लिखना है, यहाँ भी वही लिखना है, यहाँ भी वही, बस थोड़ा यहाँ पे जो सही लिख देना और इस गोले का भाग यहाँ पे बस केंद्र लगा देना, यहाँ पे बस त्रिज्या लगा देना, तब वो तो क्वेश्चन आराम से आप लोग याद कर रहे हो। मतलब त्रिज्या किसे कहता है? देखिए, यहाँ गोलीय दर्पण से परावर्तक सतह की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। यहाँ से हम परावर्तक सतह, यहाँ से केंद्र से, यानी कि केंद्र से परावर्तक सतह की दूरी को हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष, यानी कि इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से और वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, तथा इस प्रधान अक्ष कहते हैं गोलीय दर्पण के यानी हम दर्पण लिखते हैं, यहाँ पर आप गोलीय दर्पण भी लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली किरण को जाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब चलिए इसके बाद छठा फोकस दूरी आपको अभी समझ में नहीं आएगी, और आपको हम जब एक दो एग्जाम्पल लेके आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको फोकस दूरी आप लोग सही से क्लियर हो। यानी कि फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी जैसे गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ से ध्रुव की ओर दर्पण की दूरी को कहते हैं। मतलब कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ से दर्पण के ध्रुव की ओर को दर्पण का
दर्पण का फोकस दूरी करते हैं। हालांकि ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, आपको जब हम एक दो क्वेश्चन लेके आएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फोकस को ये भी समझ, आप लोग ये भी समझ लेते हैं, आप उसको बाद में आप लोग अच्छे से इसको क्लियर आप लोग को हम कर देंगे। आपको ये अभी आप लोग को सही में आपको ये नहीं समझ में आएगी, हम इसके बाद हम आपको इसके बारे में जब एक दो एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद आपको फोकस दूरी के बारे में समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से चीज़ें समझ में आएगी। और आप लोग हम आज दिए आपको ये आपको याद करना है, तो क्या है कि आपको ये एग्जाम में पूछ देगा 2 या 4 मार्क्स में, गोलीय दर्पण के प्रमुख पद और उनके बारे में बताएं। गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होती है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी पूछ सकता है। वैसा दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह उभरा उसे हम क्या कहते हैं, ये भी पूछ रहे, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में कितना ध्रुव होता है, तो बोलिएगा आप तो गोलीय दर्पण में ध्रुव, अगर वो वही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, उत्तल दर्पण में कितना ध्रुव होता है आप कितने बोलिएगा 1, अवतल दर्पण में कितना होता है 1, इसका गोलीय दर्पण। और ये भी पूछ सकता है आपसे, दर्पण से वक्ता केंद्र से ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको बताइएगा वर्णनीय या मुक्त अक्ष कहते हैं। आप इसको यहाँ समझते हैं, दर्पण को जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो उसको भी हम लोग फोकस दूरी कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं हुआ। तो आप लोग को अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके बाद में हम जब एक दो एग्जाम्पल करेंगे अवतल दर्पण के बारे में, इमेज फॉर्मेशन या इमेज कैसे बनता है अवतल दर्पण में, कितने प्रकार के फोटो मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब बनता है, उसमें आप लोग को एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा फोकस दूरी किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस और वक्ता त्रिज्या के संबंध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको प्रूफ करने के लिए या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, गोलीय दर्पण और वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, ऑप्शन में दे देगा 2f 3f 1/2 या वक्ता त्रिज्या r/2, तो आपको क्या मानना है r/2। यहाँ पे यही है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, उसकी वक्ता त्रिज्या से आधी होती है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या से आधी होती है, तो वक्ता त्रिज्या ऊपर लेके उसके बाद 2 1/r2। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 20 मीटर है, तो बताइए उसकी वक्ता त्रिज्या कितना होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे f लिखना है, उसके बाद आपको 2 से मतलब डिवाइड कर देना, उसके बाद उसको काटना, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से 10 आंसर दीजिएगा। आपको ये भी पूछ सकता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है, तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी, तो आपको यहाँ पे आंसर बता दिए 10 होगा। हालांकि इस पर हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग का क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तब हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए गोलीय दर्पण और फोकस दूरी, फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच 1 r मतलब उसकी आधी होती है, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, और आधी होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, r/2 होता है, यानी कि आधी r का 2, r अगर 20 है तो उसका फोकस दूरी 20 हो जाएगा। मतलब 30 है तो 15 हो जाएगा, 40 है तो 20 हो जाएगा, 50 है तो 25 हो जाएगा, 100 है तो 50 होगा, 200 है तो 100, यानी कि आधी हो जाएगी। अगर आपको वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी निकालने दे, वक्ता त्रिज्या आपको दे दे, वक्ता त्रिज्या अगर आपको 100 भी दे दे तो आपको 2 से आँख मूंद के सिर्फ 2 से क्वालिफाई, हाँ बट सच है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध है, तो वो है दुगुना। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के बीच संबंध। यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दुगुनी होती है,
जानते हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 गुने फोकस दूरी हम यहाँ पे कह दें 2 गुने 2f होता है इसकी फोकस दूरी। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी आप लोग यहाँ पर आर बराबर 2f आपको यहाँ पे आपको आप लोग यहाँ पे आप लोग से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी। तो आपको ऊपर वाला फार्मूला आपको यहाँ पे हम दिमाग टेस्ट के ऊपर वाला आपको फार्मूला क्या लगाना R/2f और यहीं पे आपको क्वेश्चन गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ऐसे ही पता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हाँ ऐसे भी पूछ सकता है अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे आपको यही फार्मूला लगाना है उसकी अगर यहाँ पे आपको कह दे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है R बराबर 2f कर देना है यानी कि 20 मीटर बोला है यहाँ पे 20 मीटर है 20 मीटर f है तो आपके R के बारे में पूछेगा R के बारे में यहाँ पे आपसे पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है R का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे आपको R का फार्मूला लगाना है क्योंकि 2f होता है तो यहाँ पे आपको ऐसे कर देना है। यहाँ पे आपको ऐसे करना है 2 गुने 20 मीटर यानी कि 40 मीटर आपको यहाँ पे आंसर निकाल देना यानी कि 40 मीटर यहाँ पे इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है। इसके संबंध आपको पूछे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या संबंध है तो आपको दुगुनी करना। अगर आपसे ऐसा पूछे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है तो R। अगर यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन आपको बदल दें कि यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको अगर ऐसे कर दें ऐसे आपको इसी फॉर्मूला पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दें कि गोलीय दर्पण का R 50 मीटर है तो फोकस क्या होगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं R अगर 50 मीटर यानी कि वक्रता त्रिज्या अगर 50 मीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो आपको ऐसे इसको क्या करना है आपको ये तो पता ही है आपको इतना तो पता ही है F बराबर R/2 ऐसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि F बराबर R/2 होता है। तो R/2 के बराबर यहाँ पे हम क्या करें R आपको यहाँ पे कितना दिया R यहाँ पे आपको 50 दिया यहाँ पे 50 आपको R दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको 2 से बस डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 50 मिल चुका मतलब 25 मीटर मिल चुका। यहाँ पे आप लोग इतना कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लें। ये दोनों से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में देखा जा सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिल सकता है तो आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। ये दोनों हर एक साल न तो या तो इसके बारे में संबंध पूछे या तो इसके बारे में संबंध पूछे आपको हमेशा इसके बारे में याद रखना। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लें। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन हम लोग को यही कर रहा था गोलीय दर्पण जिस प्रवर्तक सतह का गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिसका प्रवर्तक होता गोलीय उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। हालांकि इसके बारे में हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे अभी जस्ट इसको रिवीजन करने का। तो गोलीय दर्पण दो पर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं इंग्लिश में। उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख पद होते हैं यानी कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख पद होते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव कहते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लिख चुके हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। आप यहाँ तक समझ गए। उसके बाद वक्रता त्रिज्या के बारे में यहाँ पे हमने वक्रता त्रिज्या यानी कि
सेंटर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जाने। रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाया जाता है। यहाँ पे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग यही समझेंगे। दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली दर्पण से ध्रुव से वक्ता केंद्र की ओर वक्ता केंद्र की जाने वाली रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। याद रखिए, ध्रुव से वक्ता केंद्र ध्रुव यहाँ है और यहाँ से वक्ता केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर जा रही है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रमुख अक्ष यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या ही मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस, अभी हम बताएं फोकस का, बस आप यहाँ पे डिफिनेशन याद रखिएगा। इसको हम जब हम इमेज फॉर्मेशन बताएंगे यानी कि उत्तल दर्पण के 5-7 इमेज प्रतिबिंब के बारे में हम बताएंगे कैसे प्रतिबिंब बनता है। उसमें आपको फोकस दूरी आपको समझने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पेपर रीड कर लेते हैं यानी कि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F से दर्पण के ध्रुव P की ओर दर्पण की फोकस दूरी का P की ओर जाने वाली रेखा को दर्पण की P की दूरी कहते हैं। गोलीय, और यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं कि फोकस दूरी यहाँ पे हम आपको बता दिए दर्पण और फोकस दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध। यहाँ पे यही संबंध होगा कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध यही होगा कि उसकी आधे होगा दर्पण यानी कि वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। उसकी आधी होती है हमेशा, फोकस की आधी होती है, वक्ता त्रिज्या उसकी आधी होती है यानी कि R/2 होता है इसके संबंध। और दूसरा हम यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी करवा चुके हैं कि अगर आपका वक्ता त्रिज्या 20 मीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है 10 यानी कि आधी होगी। और यहाँ पे हम ये भी बता दिए हैं कि वक्ता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या रिलेशन होगा। यानी क्या रिलेशन होगा, तो हमेशा वक्ता त्रिज्या और फोकस के बीच रिलेशन हमेशा दुगुनी होती है। यानी आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन, फोकस यानी कि फोकस मतलब कि वक्ता त्रिज्या दोनों के बीच आपको ऐसे दे दे, फोकस अगर 40 मीटर है तो उसका वक्ता त्रिज्या क्या होगा यानी कि R क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसके R होता है दुगुनी होती है, तो उसको आपको क्या करना है, दुगुना कर लेना है। यानी कि फोकस आपको 20 मीटर दे दिया है, तो आपको यहाँ पे आपको पूछेगा R निकाले तो आपको सीधी सी आपको यहाँ पे दुगुनी कर देनी है। 2 गुने 40 यानी 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर इसका हो जाएगा रेडियस यानी कि 40 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको 1-2 क्वेश्चन भी करवा दिए। तो अब हम लोग आगे का टॉपिक है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपको यहाँ पे हम लोग सारा क्वेश्चन चलिए, नहीं तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं और कल से हम लोग इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और 2-4 क्लास में 2-3 वीडियो में हम ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज आपका फिर दो चीज़ के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में इसी क्लास में हम पढ़ लेते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए इसी क्लास में और अवतल दर्पण के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? आप देखिए, अब जो हमारा यही है सो आपको हम बताएं था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण
किसे कहते हैं अवतल दर्पण। ऐसे अवतल दर्पण जैसा कि हम बताते गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उसे कहते हैं ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक चित्र बनाए, ये अवतल दर्पण का चित्र है, जिससे यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, यहीं से प्रकाश आएगा, यहीं से इसी को हम कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा, तो यहीं से ऐसे प्रकाश आएगा। देखिए यहाँ पे हम बता दें ऐसे प्रकाश आएगा, इसे हम ऐसे होकर टकराते हुए चलेंगे, इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह ये हमारा उत्तल दर्पण का, ये हमारा उत्तल दर्पण का डायग्राम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तब ये आप समझिए अवतल दर्पण किसे कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण। अब यहाँ पे आपको एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको सब्जेक्ट में पूछ सकता है कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी किरण, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी किरण क्यों कहते हैं। आपको यहाँ पे आपको पता होगा अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का मतलब यही होता है, जैसे यहाँ पे था ना एक बिंदु था, ऐसे आता था प्रकाश की किरण, मतलब ऐसे आपको हम एक बार समझाए थे तीन के बारे में, ऐसे ऐसे और एक था ऐसे चला जाता था, एक ऐसे जाता था, और एक हमारा था समांतर किरण। किरण पुंज के बारे में बताया, किरण पुंज तीन प्रकार के होते, उसके बारे में हम बताए थे, इससे 2-3 वीडियो पहले ही हम बताए थे। इसे हम 2-3 वीडियो पहले ही हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए थे। इसको हम लोग कहते थे अपसारी किरण, मतलब इसको कहते थे अभिसारी किरण, इसको हम कहते थे अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज कहते, इसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते थे, इसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते थे। इसको समांतर, इसको हम कहते थे अपसारी कहते थे, और इसको हम लोग कहते थे समांतर किरण पुंज कहते थे, इसको हम लोग कहते थे समांतर किरण पुंज। हम इसी को हम लोग कहते थे समांतर किरण पुंज। जैसा कि हम लोग बता दिए कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। आपको यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, यानी यहाँ पे मतलब दिया है क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरणों को एक बिंदु या एक जगह पर आकर अभिसारित करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है और यहाँ से हम लोग किरण लाए, ऐसे आया है, उसके बाद ऐसे मतलब फोकस यानी कि सेंटर पे आते ये लोग रह गए। फिर यहाँ से एक किरण आया है, देखिए यहाँ से एक किरण आया, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर हम यहाँ से एक समांतर किरण आया, फिर यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे एक जगह, फिर यहाँ पे किरण आया, फिर यहाँ पे, यानी कि आप देख सकते जैसे समांतर किरण आ रहा है, यहाँ से समांतर किरण आ रहा है और एक ही बिंदु पे जाके रुक जा रहा है, यानी एक ही बिंदु पे जाके अपसारित हो रहा है। इसी कारण हम इसको अपसारित किरण पुंज कहते हैं। ये अवतल दर्पण समांतर किरण को एक ही जगह पे अपसारित कर देता है, तो उसी को हम अपसारित किरण कहते हैं। जैसे कि आप टर्च के बारे में, आप लोग कभी भी टर्च का तो उपयोग किए ही होंगे। जैसे हम लोग टर्च के बारे में आपको यहाँ लिख देते हैं टर्च, यानी कि टर्च आप लोग कभी भी यूज किए होंगे। टर्च किसी यहाँ पे आदमी है, इसको हमको देखने के लिए यहाँ से हम टर्च मारते हैं, तो आप लोग कभी देखेंगे, अगर आप लोग कभी आप किए होंगे टर्च को एक ही जगह आप फोकस करते हैं, तो आपको एक ही बिंदु पे सारा जितना प्रकाश का किरण होती है वो एक ही बिंदु पे जाकर रखा है, जिसको आप जिस वस्तु को आप देखते हैं उसको एक ही बिंदु पे जाकर देखिए, हर एक समांतर किरण जाकर एक ही बिंदु पर अपसारित हो जाए, यानी कि एक ही बिंदु पे जाके अब सारी यानी रुक जा रहा है, एक ही बिंदु पर फोकस करता है, तो इसी को हम कहते हैं अपसारी किरण। आपसे पूछ सकता है टर्च में कौन सा
दर्पण का उपयोग करते थे हम लोग बताएंगे। अपसारी मतलब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसे हम अपसारी किरण कहते हैं। आपको ऐसा भी पूछ देगा, आपको 2 नंबर के मार्क्स में आपको पूछ सकता है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, किसे कहते हैं? ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह देखिए उभरा हुआ, यानी कि ऐसे है, इसी को कहते हैं उभरा और इसी को हम कहते हैं धंसा। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। फिर वही बात, उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह समांतर आने वाली किरण को अपसारित कर देता है। यानी कि उत्तल दर्पण को इसलिए हम अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि वह समांतर आने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु से अपसारित कर देता है, यानी कि फैला देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखिए एक बिंदु से आया, इसी को हम कहते हैं अपसारी किरण को। यहाँ पे हम डायग्राम से देखिए, हमारा उत्तल दर्पण है और यहाँ पे हम प्रमाण पत्र दिए हैं। अब देखिए यहाँ से आया, यहाँ पे आया, ये पार नहीं करता क्योंकि ये इसके उस साइड हम रजित कर दिए। ये दर्पण है, आर पार तो कर नहीं सकता, तो परावर्तित कर, दर्पण का काम ही है परावर्तित की प्रकाश की किरण को परावर्तित करना। देखिए यहाँ पे आया, परावर्तक सतह से टकराया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से किरण आया, उसके बाद फिर यहाँ चल गया, फिर यहाँ नीचे से आया, फिर यहाँ चल गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ। और आपको ये प्रतीत होगा ये फोकस यहाँ से आ रहा है, ये फोकस यहाँ से आ रहा है, इसलिए हम काल्पनिक फोकस भी कहते हैं। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो ये फोकस इस बिंदु से आ रहा है, इसे हम काल्पनिक फोकस भी कहते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में कौन सा फोकस बनता है, अवतल दर्पण में कैसा फोकस बनता है? काल्पनिक या आभासी। उसके बाद दे देता है, उसके बाद आपको दे देगा वहीं पे एग्जाम्पल वास्तविक। उसके बाद आपको दे देगा इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको यही मानना है काल्पनिक। अब आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट तो आप देखिए होंगे, रोड पे हाईवे पे जाते हो तो आप देखे होंगे कि एक ऐसे दे देता है, एक ऐसा लाइट रहता है, उसमें लगा देता है एक छोटा सा बल्ब, उसके बाद चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल जाती है। उसमें भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट में भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको चित्र बना कि ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे लाइट लगा दी, यहाँ से प्रकाश की किरण फैल जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपसारी किरण, क्योंकि ये अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण। तो आपको ये भी पूछा उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा, तो आपको ये भी बता देना स्ट्रीट लाइट, यानी कि हालांकि हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक बार आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अवतल दर्पण किसे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप हम चित्र बना दिए। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरण को एक जगह पर अपसारित यानी एक जगह पर अभिसारित या एक जगह पर यानी एक बिंदु पर प्रकाश की किरण को अभिसारित कर देता है। इसलिए हम इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण का मतलब आपको हम समझा दिए कि इस प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आके सिमट जाए यानी रह जाए, यानी कि एक ही दर्पण पर फोकस करे, एक ही बिंदु पर फोकस करे, उसी को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण उत्तल दर्पण को टच में भी उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग करने के लिए आपको उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र बना दिए हैं। यहाँ और
आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में अवतल दर्पण को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो आपको ये भी बता देना है अवतल दर्पण को, अब देखिए आपको ये भी बता देना है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह आने वाली प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरण को अपसारित कर देता है। क्योंकि यह समांतर किरण को अपसारित करता है। अपसारित का मतलब हुआ एक बिंदु से चारों तरफ फैलाया जाए। एक बिंदु स्रोत से चारों तरफ फैला देना। एक बिंदु से चारों तरफ फैला देना। यह प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। एक प्रकाश की किरण को अपसारित कर देता है। यहाँ पे आपको देखना उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण में काल्पनिक फोकस होता है और इसे हम स्ट्रिक लाइट में उपयोग करते हैं। इसे हम स्ट्रिक लाइट में इसे हम उपयोग करते हैं। आपको हम आशा कर और अगले वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और इससे इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग बताएंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप लोग का दिन अच्छा रहे और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।